जो आपका पेंटावेक वैक्सीन था, देखिए सबसे पहले आप डीपीटी वैक्सीन लगाते थे। डीपीटी वैक्सीन किन के लिए? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, इन तीनों के लिए लगाया जाता था। ठीक है, 3 लोगों के लिए। मतलब ये डीपीटी कैसा था? टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट मान सकते हैं इसको। ठीक है, बाईवैलेंट किसके लिए था? बाईवैलेंट पोलियो के लिए बाईवैलेंट वैक्सीन लगाए। पेंटावैक जो वैक्सीन होता है, मतलब पेंटावैलेंट वैक्सीन आपका सबसे पहला डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, इन तीनों के लिए तो लगेगा ही, और साथ साथ हीब और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये चीजें हैं, हेपेटाइटिस बी, इन 5 के लिए लगाया जाता है पेंटावैक। पेंटावैक मतलब है 5 लोगों के लिए। बाई मतलब 5 जीवाणु या फिर विषाणुओं से लड़ेगा। ठीक है, बाईवैलेंट मतलब दो अलग अलग प्रकार के वायरस या फिर जीवाणु से लड़ेगा। ट्राईवैलेंट मतलब तीन अलग अलग प्रकार के जीवाणु या विषाणु से लड़ेगा। जैसे बाईवैलेंट वैक्सीन लगाया जा रहा है तो पोलियो के बेसिकली 3 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। भारत में टाइप 2 नहीं पाया जाता, इसीलिए उसके लिए बाईवैलेंट वैक्सीन। अगर भारत में टाइप 2 पाया जाता तो ट्राईवैलेंट वैक्सीन। चीजें क्लियर है? ठीक, चलिए फिर अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। ये लाइट आ गई क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बातें हो रही भाई? हाँ, बता दो। अच्छा, वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस बी के लिए, वैक्सीन आती है, और जो वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस बी के लिए उसका कमर्शियल मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आती है वो कमर्शियल होता है। अब किसी भी मेडिकल, अभी वैक्सीन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कमर्शियल मतलब जो नॉर्मली वैक्सीन होती है उसको गवर्नमेंट लगाती है। जैसे पोलियो का वैक्सीन हो गया या फिर कोई खसरा वसरा, बीसीजी, दुनियादारी जो भी वैक्सीन लग रहा है उसको कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, फिर किसी प्रकार का जो अभियान चलता है उसके द्वारा। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है उसकी जो वैक्सीन होती है आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो सकती है, मिलता है। हाँ, हेपेटाइटिस बी सिम्टम्स नहीं तो सबसे पहले सिम्टम वो तो लीवर को इन्फेक्टेड करेगा, तो लीवर की जांच कराएंगे भाई। सबसे पहली बात तो होगी लीवर अगर उसका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, जो भी उसकी डायग्नोसिस होती है वो कराई जाएगी सबसे पहले। उसके बाद अगर लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वैक्सीन लेंगे। लीवर बेसिकली आपके हेपेटाइटिस बी, हाँ गामा, हाँ वो मिलता है, मेडिकल मिलता है। यस ठीक, हाँ जी ठीक है। चलिए देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब शांत रहे। चलिए सबसे पहले जान लीजिए आपको क्या लगता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र का क्या महत्व है? क्या महत्व है? हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? जैसे अपन लोगों ने अभी तक कितने सिस्टम पढ़ लिए? जैसे सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा था, न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या महत्व था डाइजेस्टिव सिस्टम का? पाचन करना, जो भी भोजन के बड़े अणु, जी कोई भी बड़े अणु खा रहे हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना और उससे आपको ग्लूकोज दे, एनर्जी दे। उसके बाद श्वसन तंत्र का क्या उपयोग था? सीधा ऑक्सीजन की बात होती है। ऑक्सीजन वही जो होगा श्वसन तंत्र से आपसे ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन लेके वो कहां पर जाएगा? वो ब्लड से जितने भी कोशिका में उसके यूजेस रहेंगे, कोशिका के कहां पर? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसी ऑक्सीजन के द्वारा पायरुबिक अम्ल से एटीपी बनाता है। एक पायरुबिक अम्ल से कितने एटीपी? 18, 2 से
और जो 2 बचता है उसी से 38 हो जाता है, और 38 से ग्लूकोज का एक अणु बनेगा, और ग्लूकोज का एक अणु कितना एनर्जी देता है? 4.2 के। उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला हमने पढ़ा आर्टरी और वेन्स। क्या महत्व है आर्टरी वेन्स का आपकी बॉडी में? अरे आर्टरी और वेन्स क्यों जरूरत है भाई हमारे में? ऐसा क्यों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं पाया जा सकता? क्यों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही है हमारे में? मसल्स है। मसल्स है तो मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या है? मसल्स है जिसमें से पूरे आर्टरी और वेन्स उसके अंदर ढके हुए हैं। तो क्लोज है एक तरह से। अच्छा, मसल्स तो अगर उसमें हम मसल्स में रिसेप्टर्स लगा दें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह रहे, ऑक्सीजन वगैरह रहे, उसको अवशोषित करने के लिए, तो फिर ऊपर रहेगा तो प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड नहीं मिल जाएगा। ऐसे में तो ऐसे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसमें भी तो प्योर इम्प्योर साथ में चलता है। जो भी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन आपने सुना होगा, जो भी सजीव होते हैं उसमें श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, श्वसन का कार्य किया जाता है, और श्वसन में वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बेसिकली इसका आंसर स्केलेटन सिस्टम से बन सकता है। स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा, हमने कहा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसका जो कंकाल होगा बाहर होगा, शरीर के बाहर, और अपना जो कंकाल है वो शरीर के अंदर में। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाह्य कंकाल जो हो रहा है, जो वो क्या करेगा? जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ब्लड को वो सुरक्षा प्रदान करता है, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर देता है, कवरिंग करके रखा होता है कि जो ब्लड होगा वो शरीर से बाहर ना जाए, कवर देता है। ठीक है, इसलिए उसके देखेंगे कॉकरोच वगैरह में जो ऊपर का जो उसका भाग होता है, ऊपर वाला भाग, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, वो बाह्य कंकाल का उदाहरण है। ठीक है, और अपना जो कंकाल है स्केलेटन सिस्टम वो अंदर है, अंदर की ओर है। अगर हमारे में अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता तो अगर थोड़ा सा भी खरोच आता है, यहाँ पर थोड़ा सा भी खरोच वगैरह आता तो पूरा का पूरा ब्लड होता है एक साथ वहीं से बह जाता, पूरा का पूरा ब्लड। समझ पा रहे? क्योंकि हमारे में कोई स्केलेटन सिस्टम जो सपोर्ट प्रदान करने के लिए है नहीं। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो अंदर में है, अंदर में है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम समझते हैं ना, अरे कंकाल तंत्र, कंकाल जो हड्डी है वो हमारी अंदर है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी जीव होते हैं उनकी हड्डी जो होगी वो बाहर होती है। काकरोच वगैरह होगी, एग्जाम्पल वहां पर लिखे हैं अपन। जो एक मछली, ठीक, मछली में भी है। और अरे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके नोट्स में तो लिखे हुए हैं यार। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काकरोच के एग्जाम्पल याद रखो, उसका जो ऊपर वाला जो चमड़ी होता है, ये हमारा ये जो महत्व है प्रजनन तंत्र। इसी प्रकार आपके प्रजनन तंत्र का क्या महत्व है भाई? जनन के लिए। अच्छा क्या महत्व है पूछा जा रहा है, थोड़े सिंसियर होके जवाब दे। हाँ, विकास? किसका विकास? जीवों के विकास, वृद्धि? नहीं। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं जीवों की वंशानुगति को बनाए रखने के लिए। चीज़ें ये बताएं। हाँ, सही बोल रहे हैं। जो प्रजनन तंत्र का महत्व है जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। जीवन की निरंतरता जो है इसी प्रजनन तंत्र के कारण निरंतरता को बनाए रखता है। अगर प्रजनन तंत्र नहीं होता, देखिए प्रजनन तंत्र नहीं होता तो जो भी जीव पृथ्वी पर आता, मान लीजिए जैसे अपन लोग आए पृथ्वी पर, तो अपन लोग का जो जीवन काल है लगभग जो आदि मानव माना जाता है कि 10,000 मतलब 10,000 पीरियड से चालू होता है लगभग उसी समय 10,000 मतलब 10,000 BC वाला जो समय होता है, 10,000 BC जो ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है, मानव का विकास 10,000 BC से चालू हुआ है। अपन लोग 10,000 BC से मतलब वो 10,000 साल और इधर 2,000 साल इतने दिनों से टिके हुए। लेकिन जो हमारा औसत माना जाता है जीवन काल, जो जीवन काल माना गया हमारा कितना, ज़्यादा 75 साल औसत आयु जो मानी जाती मानव की, जीवन काल जो मानी गई वो 75 साल मानी गई। लेकिन जो माना है वो लगभग 10,000 सालों से भी अभी भी टिका हुआ है पृथ्वी पर। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? प्रजनन तंत्र। यही जो प्रजनन तंत्र होता है अगली पीढ़ी उत्पन्न करता है, अगली पीढ़ी उत्पन्न करेगा और अगली पीढ़ी जो होगी फिर अगली पीढ़ी उत्पन्न करेगी।
कोई भी जब जीव जो इस पृथ्वी से जाता है तो अपने यहाँ से जाने से पहले अगली संतति उत्पन्न करके जाता है, अगली वाली पीढ़ी उत्पन्न करके जाता है, क्योंकि उसमें वो दिया गया है प्रजनन तंत्र। अगर प्रजनन तंत्र नहीं होता तो आने वाली अगली पीढ़ी उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अगले आने वाली पीढ़ी उत्पन्न नहीं करता। ऐसे में अगर जीवों की निरंतरता रखनी है तो हमें क्या करना होता, उस जीव का जीवन काल हमको अनंत वर्ष करना होता। समझ पा रहे हैं? उस जीव कभी मरे ना, ऐसा करना होता अगर उसमें प्रजनन तंत्र नहीं होता तो। हमारे में प्रजनन तंत्र है, इसलिए हमारा जो जीवन काल है एक डिफाइंड है कि भाई इतने साल तक। देखिए कोई मतलब ऐसा नहीं कि डिफाइंड है कहने का मतलब ऐसे सबका अपनी मृत्यु पता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको पता है ना एक न एक दिन तो चले जाना है। तो उस जो जीव चले जाता है यहाँ से, उससे पहले वो आने वाली अगली पीढ़ी उत्पन्न कर देता है, अगली संतति उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपका जीवन जो है, आपकी पीढ़ी जो मनुष्य जो तंत्र है, मनुष्य जो चल रहा है, मनुष्य के जीवन जो है वो 10,000 सालों से ही चल रही है अभी तक। अगर ये प्रजनन तंत्र नहीं होता तो आने वाले लगभग वो कितने साल जीता, मान लीजिए 100 साल 120 साल जीता, फिर उसकी प्रजाति जो होगी विलुप्त हो जाती। मनुष्य प्रजाति आपको विलुप्त अभी दिखाई नहीं देती भाई, अपन लोग नहीं रहते अगर प्रजनन तंत्र नहीं होता तो। समझ रहे हैं? प्रजनन तंत्र का क्या महत्व है? जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। अगर प्रजनन तंत्र ना रहे तो कोई भी जो जीव है इस जगत में उसकी प्रजाति विलुप्त होने की संभावना होती है। ओके, चलिए जो प्रजनन तंत्र है इसमें आपको जो अलग अलग जीवों के जो जीवन काल है वो आपको मिल जाएंगे ना, कि कौन कौन से जीवों के जीवन काल। जैसे कि तोता का जो जीवन काल होता है, कितने वर्ष होता है तोता? 140 वर्ष कहा जाता है। जो तोता पैरेट समझते हैं, वो पैरेट जो है वो आपकी 3 पीढ़ी देखता है, 3 पीढ़ी, 140 वर्ष उसका जीवन काल होता है। मनुष्य का लगभग 75 वर्ष हो गया। जैसे कछुआ का 200 से 300 साल माना जाता है। बरगद जो वृक्ष होता है उसका 300 साल, लगभग 300 साल माना जाता है। मनुष्य लगभग 80-75 जो भी है, कई लोग होते हैं जी जाते हैं 100 साल। ठीक है, तो ये आपके प्रजनन तंत्र का महत्व है, जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। अब जो प्रजनन है वो प्रजनन के 2 प्रकार हमें पढ़ने होते हैं। 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, एक तो होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। गर्मी लग रही है यार। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिए अलैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन क्या है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जब अगली पीढ़ी बनाने के लिए एक ही जीव पर्याप्त हो, अगली पीढ़ी जो बनाई जाएगी केवल एक जीवों के लिए, ऐसा प्रजनन जिसमें अगली पीढ़ी केवल एक जीव ही बना लेता है। ऐसा जीव जिसमें अगली पीढ़ी का मतलब समझ पा रहे हैं, अगली पीढ़ी बनाने के लिए केवल एक ही जीव पर्याप्त रहे, तो ऐसा जो प्रजनन होगा वो कहलाएगा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कहलाता है असेक्सुअल, मतलब जो अगली पीढ़ी आएगी वो केवल एक जीव उत्पन्न कर सकता है। इसमें कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं रहेगी, इसमें ना मेल वाली बात नहीं ना फीमेल वाली बात नहीं। जो जीव पैदा करेगा, जो जीव अगला पीढ़ी पैदा करेगा उसको कहते हैं, उसके सेल को कहा जाएगा मदर सेल। मदर सेल जो होगा उसी में कोशिका का विभाजन होगा, उसी के द्वारा जो होगा अगली पीढ़ी उत्पन्न की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जीव पर्याप्त होगा अगली पीढ़ी बनाने के लिए, मतलब एक ही जीव अगली पीढ़ी बना सकता है। कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। एक ही जीव अगली पीढ़ी, मतलब एक ही जीव के द्वारा अगली पीढ़ी बनाया जाता है, के द्वारा अगली पीढ़ी बनाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन, जैसे कि
हाइड्रा, हाइड्रा का पौधा आता है एक, ठीक है। जैसे आप अपन एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझना था, एक रक्त बीज का नाम सुना आपने, रक्त बीज, उसके हर एक खून से नई पीढ़ी बनती जाती थी, ठीक है। वो एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। रक्त बीज का अगर ब्लड कहीं जहां जहां गिरता जाएगा उसी के समान एक नया रक्त बीज पैदा होता जाता है। अरे वो टीवी में सीरियल देखते हैं कि नहीं देखते, राक्षस कौन मारता है उसको जो भी जिनके द्वारा भी मारा गया होगा, तो वो जो रक्त बीज के जो हर एक खून का जो कतरा गिरा या बूंद जो गिर रही है उसके एक नया रक्त बीज पैदा होता है। तो यहाँ पर जो नया रक्त बीज बन रहा होता है उसके लिए दो अलग अलग मेल फीमेल की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, केवल एक ही जीव के द्वारा वो अगली पीढ़ी पैदा हो रही है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन के हमको बेसिकली 3 प्रकार पढ़ने होते हैं। अलैंगिक जो प्रजनन होगा उसके 3 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है विखंडन, विखंडन। दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है कायिक जनन। पहला होता है विखंडन, दूसरा मुकुलन और तीसरा कायिक जनन। विखंडन, विखंडन, विखंडन में क्या होगा? विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा हो गया, अमीबा या फिर पैरामीशियम हो गया, या फिर जैसे कि जो कोरोना वगैरह या फिर बैक्टीरियल जो डिजीज होते हैं, जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर करता है या जो भी वायरस इंटर करता है आपके बॉडी में, वो सारी चीज़ें उनका जो प्रजनन होता है वो कहलाता है विखंडन। क्या होगा विखंडन में? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे रहता है, इसमें एक केंद्रक होता है, अमीबा में एक केंद्रक रहेगा, केंद्रक रहेगा जी। देखिए उसके में एक बात क्या होगा, जब इसमें प्रजनन होना रहेगा, विखंडन होना रहेगा, तो इसमें एक केंद्रक है, केंद्रक जो होगा वो 2 बन जाते हैं, केंद्रक 2 बन जाएगा। फिर यही दोनों अलग अलग केंद्रक वाले अलग हो जाते हैं, बीच से टूटकर अलग हो जाते हैं। वैसे ही फिर अगला विभाजन रहेगा, तो इसमें जो केंद्रक बना था उसमें फिर अलग से 2 केंद्रक बने, फिर ऐसे करके विभाजन होता रहता है। जैसे आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया जो वायरस हो गया, जब आपके बॉडी में इंटर करता है तो उसमें जो भी विभाजन हो रहा है इसी विखंडन के द्वारा होता है। उसमें भी 2 केंद्रक बनते जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बनता जाएगा और उनका विभाजन होता चला जाता है, उनका विभाजन होता चला जाएगा ऐसे। तो अमीबा या फिर आपके कोरोना वगैरह जो वायरस वगैरह आपके बॉडी में इंटर कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी प्रोटो जो आपके बॉडी में इंटर करता है, उनके द्वारा जो प्रजनन की जाएगी वो कहलाती है विखंडन। विखंडन क्या होगा? विखंडन में कोई एक जो जीव है उसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, उसमें अगर जो विखंडन की प्रक्रिया हो रही है उसके बाद उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर वो दोनों न्यूक्लियस वाले जो जीव रहेंगे अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होंगे, फिर उससे 2 जीव बन जाते हैं। ऐसे करके ये अपनी संख्या में वृद्धि करते जाते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, ये लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसलिए तो अगर वायरस अगर बॉडी में इंटर कर रहा है तो लगातार उसकी संख्या बढ़ती जाती है आपके बॉडी में, लगातार इसका भाई मतलब इसका कॉपी हो रहा है, समझ लीजिए इसकी कॉपिंग हो रही है डायरेक्टली। जैसे वायरस अगर आपके बॉडी में पता चलता है ना, अगर एक हफ्ते अगर लेट के टेस्ट कराने में, तो लंबा आपके बॉडी जो होगा जिस ऑर्गन को वो डैमेज कर रहा है वो बड़ा ही डैमेज हो जाता है भाई। वायरस की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रजनन हो रहा है कौन सा हो रहा है? अलैंगिक। और अलैंगिक में कौन सा? विखंडन, विखंडन वाला प्रजनन होता है। चीजें क्लियर है विखंडन के बारे में? दूसरा है मुकुलन, 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 मुकुलन ये होता है आपके हाइड्रा वगैरह में, हाइड्रा, हाइड्रा का पौधा या फिर ईस्ट वगैरह में होता है, ईस्ट। हाइड्रा का पौधा देखे होंगे, हाइड्रा का पौधा नहीं देखे होंगे आप लोग, क्योंकि वो एकदम जीरे का आकार का होता है। जीरा समझते हैं? जीरा, अरे चावल जो बासमती वाला चावल आता है, पूरा चावल लेंगे उसी का आकार का होता है हाइड्रा का पौधा। उस हाइड्रा का पौधा में मान लीजिए ऐसी हाइड्रा का पौधा है, इसमें शाखाएं निकली रहती है, ऐसे ऐसे शाखाएं निकली है। अब देखिए इसी हाइड्रा के पौधों में जब मुकुलन होगा तो इस हाइड्रा के पौधे में बीच में बन जाती है गांठ, यहाँ गांठ बनेगी बीच में, ठीक है, जिसको बड कहा जाता है, बड बनेगी। जैसे ही बड बनेगा यहाँ से एक नया पौधा निकलना चालू होता है, नया पौधा निकलेगा, और नया पौधा जैसे मैच्योरिटी पीरियड आएगी, जैसे ही परिपक्व होता है, ये वाला जो हिस्सा है खुद ब खुद टूट के बाहर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाता है, खुद ब खुद टूटेगा और खुद ब खुद यहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो नया पौधा बन जाता है। समझ रहे हैं? हाइड्रा का पौधा हुआ, हाइड्रे में बीच में बना गांठ,
बड बनता है, गांठ बनता है, इस गांठ में नए पौधे उगना चालू, नए पौधे बनने चालू हो जाएंगे। जैसे ही ये पौधा मैच्योर होगा, जैसे ही ये पौधा मैच्योर होता है, जो यहाँ पर बना हुआ है बड पर नया पौधा बना हुआ, ये पौधा खुद ब खुद यहाँ टूटकर गिर जाता है, खुद ब खुद। ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे पौधे को काट के यहाँ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये खुद ब खुद गिरेगा और नया पौधा, नया जीव बन जाता है। ये जो प्रजनन होगी कहाँ पर होगी? हाइड्रा और एस्ट में। कौन सी प्रजनन? मुकुलन। मुकुलन कौन सा प्रजनन है? ये अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है अलैंगिक प्रजनन, विखंडन और मुकुलन। ठीक है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं ना, आपके नोट्स में और भी उदाहरण मिल जाएंगे, क्या कौन कौन से उदाहरण है। ठीक है, अगला है कायिक जनन। कायिक जनन जो है, ये आप आलू वगैरह देखते हैं, आलू देखें, ठीक, आलू में जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, अरे वो निकलता नहीं है बीच बीच से, वाइट जरई आगे बोल, छत्तीसगढ़ी में ऐसा बोलते हैं ना तो ऐसे बीच बीच में वाइट वाला निकल जाता है, वाइट। तो उस वाइट वाले पौधे को अगर वो जो वाइट वाला हिस्सा है उसको लगा दिया जाए तो नया जीव बन जाता है। अगर उस हिस्से को, अगर ये जो नया हिस्सा है जो वाइट वाला बना है, ये सभी हिस्से को काट दिया जाए, अलग अलग करके लगाया जाए तो यहाँ पर नया पौधा बन जाता है। ऐसा सुना होगा आपने, बनता है ना, बनता है, अगर लगा के भी देखे होंगे। तो ये कायिक जनन है। कायिक जनन मतलब हर एक काया समझते हैं, काया मतलब बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो हर एक काया से एक नया पौधा बन रहा है, यहाँ पर हर एक काया से नया पौधा बन रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कायिक जनन। कायिक जनन का उदाहरण जैसे गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में एक टहनी मात्रा से टहनी मात्रा को अलग करके दूसरा पौधा ऊपर निकल जाता है। गन्ने का पौधा होता है, गन्ने को काट कर उसमें से नया पौधा निकाल सकते हैं। ये सब आपके किस में आएंगे? कायिक जनन में। तो कायिक जनन के एग्जाम्पल जैसे आलू वगैरह हो गए, आलू है, गन्ना है, गुलाब वगैरह है। अब जितने कालम वाले पौधे आपको दिखाई देते हैं, काला मतलब जिसके तने को काट कर अलग करके नया पौधा उगाया जाता है, वो सभी कायिक जनन के उदाहरण है, सभी कायिक जनन के उदाहरण है। जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखेंगे जिसके तने मात्र को काट कर नया जीव या नया पेड़ उत्पन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो सभी कायिक जनन के उदाहरण। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन जिसमें केवल एक पीढ़ी ही अगले जीव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, या उनके द्वारा एक पीढ़ी बनाई जा सकती है, वो क्या कहलाएंगे? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के 3 जनन आपको पढ़ने हैं, विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। विखंडन में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस होंगे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जितने भी आपके अमीबा हो गए या फिर जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जितने भी वायरस वगैरह हैं, इसके एग्जाम्पल है। मुकुलन में क्या होगा? जो नया पौधा, जो मात्र पौधा मदर जो प्लांट रहेगा उसमें बड बनेगा, बड मतलब गांठ बनेगा। इसी गांठ में से नया पौधा निकलेगा और नया पौधा जैसे ही मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, यहाँ से टूट जाता है, टूट जाकर वो नया पौधा बन जाता है खुद ब खुद, यहाँ पर अलग करने की जरूरत नहीं होती है। अगला है कायिक जनन। कायिक जनन में इसके हर एक पार्ट से अपन नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं, हर एक पार्ट से अपना नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं, वो कहलाएगा कायिक जनन। कायिक जनन आलू, गन्ना, गुलाब इन सब में होता है। ओके, चीजें क्लियर है ये अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अलैंगिक प्रजनन के लिए कितने जीव काफी हैं? एक जीव। यहां पर अलग से मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चीजें क्लियर है इसके बारे में। चलिए, लैंगिक जनन जहां पर अगली पीढ़ी बनाने के लिए 2 जीव लगेंगे, जहां पर अगली पीढ़ी बनाने के लिए 2 जीव लगते हो, जहां पर अगली पीढ़ी बनाने के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती होगी, मतलब एक मेल चाहिए और एक फीमेल, एक मेल चाहिए और एक फीमेल की आवश्यकता होती होगी, वो प्रजनन क्या कहलाएगी? लैंगिक जनन कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और इन किन में होगा ये? मनुष्यों में, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली वगैरह हो गया। ठीक है, पेड़ पौधों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी ये लैंगिक जनन होता है। जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें भी लैंगिक जनन होता है भाई, उसके भी स्त्री पुंकेसर और स्त्री केसर वाला वो चीज़ें पढ़ेंगे अपन जब प्लांट्स पढ़ेंगे, वहाँ भी लैंगिक जनन होता है पेड़ पौधों में भी। समझ पा रहे? सभी पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होता है ऐसा पूछा जाए तो नहीं। सभी पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होगा क्या? नहीं। सभी पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होगा क्या? नहीं। कुछ जो पेड़ पौधे होंगे जिसमें अलैंगिक जनन होंगे, कुछ जो पेड़ पौधे होंगे उसमें लैंगिक जनन होंगे।
चीजें क्लियर है? तो अलैंगिक जनन क्या होगा? जिसमें अगली पीढ़ी बनाने के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता हो, और मतलब केवल एक ही जीव जो होगा अगली पीढ़ी बनाने की क्षमता रखता होगा, वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। इसमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से? विखंडन और काई। विखंडन के एग्जाम्पल अमीबा, जीवाणु, विषाणु बोल सकते हैं। मुकुलन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? हाइड्रा और रेस्ट, ठीक है। इसमें बर्ड बनेगा, और बर्ड जो होगा जैसे ही बर्ड से नया पौधा बने मैच्योर होगा वो अलग हो जाता है। कायिक जनन, जिसके हर एक काया से, हर एक पार्ट से अपन नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, वो कायिक जनन कहलाएगा। एग्जाम्पल है आलू, गन्ना, गुलाब वगैरह, जो भी आपके जो कालम वगैरह चीजें से जो नया पौधा उत्पन्न किया जाता है वो कायिक जनन का उदाहरण है। चीजें क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, चलिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ओके, ठीक। फिर जो लैंगिक प्रजनन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन, एक होता है सतत प्रजनन वाले जीव, और दूसरे होते हैं मौसमी। जो आपके लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होता है सतत, सतत कंटिन्यूअस, और दूसरा होता है मौसमी, सतत और मौसमी। सतत, मौसमी। सतत में, जिसमें सतत में देखिए, सतत और मौसमी समझ लीजिए। सतत में क्या होगा? जो उसका जो सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, मतलब जो अगली पीढ़ी बनाने के लिए जो हार्मोन होते हैं, वो हमेशा सालों 12 महीने 365 दिन स्रावित होता रहता है। जो सतत होंगे उसमें जो सेक्सुअल हार्मोन होंगे जो अगली पीढ़ी के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमेशा 12 महीने और 365 दिन उत्पन्न होते रहेंगे। उसमें रहेगा कभी भी अगर जो मेल और फीमेल है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो उनका, ठीक है, तो उनमें अगली पीढ़ी बनाई जा सकती है। ऐसे जीव कहलाएंगे सतत जीव कहलाते हैं। जो मौसमी जीव होते हैं, इनमें एक खास मौसम होता है, उन्हीं पर जब निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जो मेल होगा फीमेल होगा, उसमें जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तभी उनमें नई पीढ़ी बनेगी, अगली पीढ़ी बनेगी। ऐसे मौसमी जीव। देखिए मौसमी जीव जो होते हैं, उनमें मौसमी जीव जितने भी हैं उनमें क्या होगा, उनको पहचानने का टेक्निक ये होता है कि मौसमी जीव में जो अगली पीढ़ी बनती है वो बहुत सारे जीव बनेंगे एक साथ। ओके, ठीक है। जो मौसमी जीव होते हैं, इसमें जो अगला पीढ़ी का जो जीव बनेगा, एक साथ कई जीव उत्पन्न हो सकते हैं। संख्या उनकी 4, 5, 6 जितनी भी हो सकती है। और जो सतत वाले जीव होते हैं, जिसमें अगली पीढ़ी का जो जीव उत्पन्न होगा उसकी संख्या केवल 1 होती है। समझ पा रहे हैं? जो अगली पीढ़ी का जो जीव रहेगा वो केवल 1 रहेगा। अब मान लीजिए जैसे कि सतत के जो एग्जाम्पल है, कौन कौन से सतत के एग्जाम्पल हो सकते हैं? मनुष्य, और जी मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर, ओके गाय हो गया, और हो गया हाथी, घोड़ा। ये सब इसके एग्जाम्पल दिखाई देंगे आपको, ठीक है, सतत वाले। और मौसमी के छिपकली, ऐसा, चलिए छिपकली। अरे बड़े जीव का नाम बताओ ना यार। अच्छा, सूअर, कुत्ता हो गया, बिल्ली वगैरह हो गई। अरे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो बताओ। बिल्ली, चूहा, ये सभी आपके मौसमी होते हैं। इनमें एक खास मौसम होता है। उन्हीं खास मौसम में देखिए, जैसे गर्मी का दिन आता है, गर्मी का दिन, उसके बाद एकदम जब बारिश होने वाली रखती है, बारिश होने वाली रहती है, मतलब जैसे जून वगैरह का जो मौसम होता है, उसमें आप देखेंगे छिपकलियों की संख्या, जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। उस समय घरों में देखते हैं तो छिपकलियों में बहुत बढ़ जाती है। तो वो मौसम, खास मौसम में उनका हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन निकलता है। उन्हीं के समय जब लैंगिक प्रजनन होगा उनमें, तब अगली पीढ़ी बनती है। और अगली पीढ़ी जब बनेगी तब उनके द्वारा जो जीव उत्पन्न की जाएगी उनमें उनकी संख्या 1 से अधिक होती है। उनकी संख्या जो रहेगी 1 से अधिक होती है। और जबकि जो सतत वाले जो जीव रहेंगे उनमें जो संख्या रहेगी वो 1, नॉर्मली 1 होता है भाई। वो ट्विंस की बात बाद में करेंगे। जो नॉर्मली जीव उत्पन्न की जाती है वो 1 ही रहता है। अब मान लीजिए सतत वाले जो जीव होते,
जो सतत जीव की बात करें, अपन लोग जो मनुष्य है वो मौसमी होते, मान लीजिए हमारे खास मौसम में वो हार्मोन निकलता, सेक्सुअल हार्मोन, और उसी के समय रिप्रोडक्शन होता, प्रजनन होता, तभी एक नई पीढ़ी उत्पन्न की जाती। तो देखिए जो सबका जो डेट ऑफ बर्थ होता एक खास महीने में होता, खास महीने में होता, एक खास महीना होता है जिसमें सबका डेट ऑफ बर्थ रहता, मतलब आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि तुम्हारा मतलब जन्मदिन कब आएगा, जन्मदिन मतलब कौन से महीने में होगा, आसानी से अनुमान लगाया जा सकते थे, समझ रहे। तो हमारा जो सतत जीव है, सतत जीव जो है उसमें जो सेक्सुअल हार्मोन निकलते हैं वो सालों साल निकलते रहते हैं, मतलब साल के सभी दिन निकलेंगे, 12 महीने निकलते रहते हैं। और इसमें जो अगली पीढ़ी जो जन्म लेगी वो उसकी संख्या रहती है एक जीव उत्पन्न होता है। जो मौसमी जीव रहेंगे उनके सेक्सुअल हार्मोन एक खास मौसम में निकलता है, और जो अगली पीढ़ी को जो उत्पन्न होते हैं उसमें एक से अधिक जीव उत्पन्न होंगे। चीज़ें क्लियर है सतत और मौसमी के बारे में, ठीक है। चलिए फिर अगला जो हमको पढ़ना है वो मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य के प्रजनन तंत्र में 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं, एक तो नर जनन तंत्र और दूसरा पार्ट पढ़ना है आपको मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिएगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में नर का जनन तंत्र जब हम पढ़ रहे थे, जो ग्रंथियां पढ़ी थी, ग्लैंड पढ़े थे, तो उसमें आपको बताया गया था नर जनन तंत्र क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, टेस्टिस, वृषण, वृषण, वृषण। इसी वृषण को नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिकन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाएगा प्राथमिक लैंगिकन। अब प्राथमिक लैंगिकन क्यों कहा जा रहा है, क्या कहने का मतलब है प्राथमिक लैंगिकन से? हाँ क्या बोलिए? जो मेल और फीमेल में जो पहचान की जाएगी, वो अगर मेल है तो मेल को कैसे देखा जाए, बच्चा जो है, देखिए आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है वो 13-14 वर्ष बाद आएगा, तो उससे पहले मेल का पहचान कैसे करेंगे हम? मेल का पहचान करेंगे तो मेल का पहचान किया जाएगा टेस्टिस से, उसके टेस्टिस से उसके वृषण को देखा जाएगा, तभी बोला जाएगा कि ये मेल है। जो बच्चे होते हैं उसमें मेल और फीमेल का पहचान कैसे करेंगे? जो मेल जो होगा उसमें टेस्टिस देखा जाएगा, ठीक है, टेस्टिस को देखा जाता है, अगर टेस्टिस उसमें उपस्थित है वो क्या होंगे? मेल होंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। इसी टेस्टिस से, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है वो मानव में जो मेल होता है उसमें 2 जोड़ी मिलता है, जोड़ियों में मिलेगा। जो वृषण होता है वो 2 जोड़ियों में मिलता है, 2 जोड़ी में मिलेगा, जोड़ी में मिलेगा, अरे जोड़ी में मिलेगा भाई, ठीक, जोड़ी में मिलता है। और कहाँ बंद रहेगा? स्क्रोटल सैक, एक थैला होता है, उसी थैले में इसको रखा जाता है, स्क्रोटल सैक। उस थैले का नाम है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक कहा जाता है। जिस थैले में वृषण रहता है उसको कहा जाता है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। अब देखिए आपके जो वृषण होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, उसको स्क्रोटल सैक में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जब अब स्क्रोटल सैक जो है, जो वृषण होता है टेस्टिस, वो जो बच्चा बन रहा है, बच्चा जो है भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो, वो जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है उसके लगभग 24 घंटे पहले, जो 24 घंटे पहले वो जो स्क्रोटल सैक होता है वो होता है उसके स्टमक में होता है। उसी 24 घंटे जब जन्म होने वाला रहता है बच्चा, जो भी बच्चा जन्म होने लेने वाला है, उसके द्वारा उसकी तैयारी की जाती है, उसके जो सभी अंग है वो डेवलपमेंट किए जाएंगे। और जो स्क्रोटल्स, जो आपका टेस्टिस है, उस टेस्टिस के बच्चे को जो स्टमक में है उसको पहुंचाया जाता है स्क्रोटल सैक में,
स्क्रोटल सेक में पहुंचाया जाता है। कई बार होता है कि स्क्रोटल जो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सेक में नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाए स्क्रोटल सेक टेस्टिस में, टेस्टिस जो स्क्रोटल सेक में नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे में उसको बीमारी हो जाती है। पहले ये ठीक नहीं की जाती थी। देखिए टेस्टिस का काम क्या है, अगर इसको स्क्रोटल सेक में देखिए, आपकी स्क्रोटल सेक जो है, आपका जो स्टमक है और स्क्रोटल सेक में क्या अंतर है, आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री टेम्परेचर है। और जो टेस्टिस होता है उसको अगर स्पर्म बनाना है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री से 2 डिग्री कम, मतलब लगभग 35-34 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर होता है उसी स्क्रोटल सेक में। आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री, अगर आपके स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर है 34 से 35, ये जो आपका टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर जो होगा उसी टेम्परेचर में स्पर्म का निर्माण होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। अगर वो स्क्रोटल सेक में नहीं आ पाया, टेस्टिस आपके स्टमक में ही फंस जाए, तो ऐसे में वो जो बच्चा होगा वो नपुंसक कहलाएगा। उसमें ना तो टेस्टिस स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, ना ही वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो वो नपुंसक कहलाएगा। आजकल जो होंगे हमारे जो तकनीक होते हैं, आजकल हमारे तकनीक जो हैं वो विकसित हो गए, थोड़े वेल डेवलप्ड हैं। तो आजकल ऑपरेशन के द्वारा जो भी बच्चा है जिसके स्क्रोटल सेक में वो टेस्टिस नहीं आ पाया है, स्टमक में फंस गया है, उस टेस्टिस को बाहर निकाला जाता है इस ऑपरेशन के द्वारा और स्क्रोटल सेक में रख दिया जाता है। ये ऑपरेशन की जाती है। चीज़ें क्लियर है इसके बारे में? ठीक है। टेस्टिस को स्क्रोटल सेक में रखने का कारण क्या है? टेम्परेचर। वहाँ स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर 2 से 2 डिग्री लगभग कम होता है, और 2 डिग्री है, वही 2 डिग्री है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए उत्तम है। वो उपयुक्त टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हुआ, अगर उससे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा, ना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। जो आपके टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के बेसिकली 2 काम आपको दिखाई देंगे। एक तो क्या काम, एक काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहेगा, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण लेके आता है पुरुषों में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण लेकर आता है पुरुषों में, द्वितीयक लैंगिक लक्षण लेकर आएगा पुरुषों में। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या, कैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण? जैसे कि क्या क्या होते हैं? दाढ़ी मूछ आना, दाढ़ी मूछ आएगा, आवाज थोड़ा मोटा हो जाएगा, आवाज मोटा हो जाएगा, और जो मांसपेशी होंगी, मसल्स होंगे, वो कठोर होने चाहते हैं, थोड़े हार्ड होने चालू होते हैं। मसल्स वगैरह जो रहेंगी वो हार्ड होने चालू होते हैं। और इसी समय जब ये जो एज जो होती है ना, लगभग ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये लगभग 14 से 15 ईयर में निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकलेगा 14 से 15 साल जब हो जाते हैं उस बच्चे का एज, जो मेल है उसका एज जब 14 से 15 साल हो जाएगा, तभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब इसी समय जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो उस जो मेल है, जो पुरुष है, उसमें मतलब इसमें पुरुषत्व का गुण लाने के लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा तभी उसमें पुरुषत्व का गुण आता है। उसमें दाढ़ी मूछ निकलेगा, उसके जो मसल्स रहेंगे वो हार्ड होने चालू हो जाते हैं, उसका जो आवाज़ रहेगा वो पतला होना, मोटा होना चालू हो जाएगा। ये सभी होते हैं। और इसी समय बच्चों में जो बच्चे रहते हैं इस समय बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। इस समय के जो बच्चे रहेंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। एग्रेसिव जैसे कि 8वीं 9वीं जो 10वीं के बच्चे होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। अगर उसको थोड़ा बहुत डांट दिया जाए, उसको थोड़ा बहुत डांट दिया जाए तो वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब बोलेंगे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा वगैरह, जो भी वगैरह बात करते एकदम अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, एकदम किसी को भी मार देना, अगर नॉर्मली भी झगड़ा हो रहा होगा तो उसको बड़ा कर देना। ये सभी चीज़ें उस समय उसके स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। बेसिकली उसके स्वभाव में परिवर्तन होता रहेगा उस समय। कब? जब उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन हो। एज कब होगी?
14 टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है पुरुषों में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? मांसपेशियों का कठोर होना। और ये जो एडम्स एप्पल होता है, एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। यहाँ पे जो टेटुआ है ना आपका, अरे ये जो टेटुआ है ये बाहर निकलना चालू होता है थोड़ा, पुरुषों में ही बाहर निकलता है, स्त्रियों में बाहर नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि जो आवाज़ होती है वो मोटा होने का कारण यही है कि आपका एडम्स एप्पल जो होगा बड़ा होना चालू होता है और ये एडम्स एप्पल दिखाई देने लगता है। ये जब होगा जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में क्लियर है? आपके जो पुरुष हैं उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, कौन कौन से लक्षण दिखेंगे आपको? ओके ओके ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं भाई, गर्मी बहुत लग रही है इधर। देखिए यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यही जो कुत्ते वगैरह निकालते हैं, कुत्ते वगैरह में भी निकलता है, और यही जो कुत्ते वगैरह होते हैं उसमें जब इलाका निर्धारित की जाती है ना, अरे ये मेरा इलाका, जैसे कि कुत्ते भौंकते क्यों हैं? जो नॉर्मली कुत्ते जब दूसरे कुत्ते को देखते हैं तो भौंकना चालू कर देते हैं, क्या बोलते हैं? अरे दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकते क्यों? जब वो जो दूसरा कुत्ता होता है अगर उसके इलाके में आ गया, अगर देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल के जो मूत्र होता है, कुत्ते का यूरिन होता है, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला जाता है, उसमें निकलता है, और यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा उसके इलाके का निर्धारण करेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला है, अगर सूंघेगा कुत्ता, जो अगला कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते का वो यूरिन सूंघा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सूंघा, तो उसके इलाके में वो इंटर नहीं करेगा। अगर उसके इलाके में दूसरा कुत्ता इंटर कर रहा है तो बोलेगा भाई मेरा इलाका है, तो भौंकना चालू कर देता है। देखे होंगे जो दूसरा कुत्ता वगैरह होते हैं, हाँ गाड़ी वाला भी बता रहा हूँ अभी, जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो गाड़ी में यूरिन कर देते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं वो गाड़ी के चक्के में यूरिन कर देते हैं। तो जब गाड़ी चलाते रहोगे ना, तो जो यूरिन किया है वो दूसरा कुत्ता है, और आप दूसरे कुत्ते के इलाके में इंटर कर रहे हैं, तो दूसरे कुत्ते का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सूंघ लिया, तो इसीलिए भौंकना दौड़ाना चालू कर देता है कि भाई ये दूसरे कुत्ता मेरे इलाके में इंटर कर रहा है, दूसरा का इलाका ऐसा करके, इसलिए वो दौड़ाता है आगे। समझ रहे हैं? ठीक, क्या गाड़ी रोकने के बाद क्या करेगा? कर भी नहीं सकता है वो। ओके, पहला तो हो गया आपका वृषण का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना। यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा मेल बॉडी में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे? दाढ़ी मूंछ निकलेगा, जो एडम्स एप्पल होगा वो निकल देगा, बाहर निकलेगा, आवाज मोटा होगा, मसल्स जो होंगे वो कठोर होंगे, और उस समय के जो बालक रहेंगे वो एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े से एग्रेसिव दिखाई देंगे। दूसरा काम है स्पर्म का निकालना, स्पर्म को निकालना। स्पर्म मतलब शुक्राणु को निकाला जाएगा। इसका काम रहेगा शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु एक प्रकार की, समझ लीजिए, सेल है। शुक्राणु भी एक प्रकार की सेल होती है, बेसिकली ऐसी दिखाई देगी आपको, सेल दिखाई देती है। जैसे इसमें एक पूंछ रहता है और एक उसमें केंद्रक रहेगा, न्यूक्लियस रहता है। एक पूंछ रहेगा और एक न्यूक्लियस रहता है, ये शुक्राणु के स्ट्रक्चर होता है। यही जो शुक्राणु होगी अगली पीढ़ी बनाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। यही जो मेल वाला जो शुक्राणु जो टेस्टिस से निकल रहा है, जो स्पर्म, वो ओवरी से निकलने वाले, अंडाशय से निकलने वाले ओवम से जब उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मिलता है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तभी वो अगली पीढ़ी बनती है। एम्ब्रियो बनेगा, वहीं से जाइगोट वगैरह बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। समझ रहे हैं? तो यही जो शुक्राणु होते हैं यही अगली पीढ़ी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल का जो शुक्राणु होगा यही जब फीमेल के अंडाणु से मिलता है, ओवम से मिलेगा, तभी अगली पीढ़ी बन सकती है। ये काम है आपके टेस्टिस का। अगर टेस्टिस ही ना रहे, अगर टेस्टिस से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही ना बने, अगर उसको स्टमक में ही रह जाए, तो उससे ना तो स्पर्म निकलेगा, नहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। तो ऐसे में स्पर्म नहीं निकल रहा है तो अगली पीढ़ी बना पाएगा क्या? वो नहीं बना पाएगा। ना ही उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे।
नए उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, जो दाढ़ी मूंछ निकलता है या फिर आवाज़ का मोटा होना, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हैं चीज़ें? ठीक है। जो बैल वगैरह होते हैं उसके टेस्टिस को कुचल दिया जाता है। आपने सुना होगा, देखिए अगर उसके टेस्टिस को ना कुचला जाए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है और उसमें स्पर्म निकल रहा है, तो ये उसके जो बैल होंगे उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होता है। अग्रेसिवनेस होगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको कृषि कार्य के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कृषि कार्य के लिए यूज करना है तो उसके जो टेस्टिस होते हैं उसको कुचल दिया जाता है। क्रस्टेशन कहलाता है, यही जो होगा क्रस्टेशन कहलाता है। क्रस्टेशन की क्रिया कहलाएंगी उसके टेस्टिस को कुचलने की क्रिया जो थी क्रस्टेशन कहलाता, उसको टेस्टिस को कुचल दिया जाएगा तभी। और टेस्टिस को कुचल दिया जाएगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं निकला और ना ही स्पर्म निकल रहा है, तो उसकी जो स्वभाव रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहेगा, तो उसको आसानी से हम कृषि कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। जबकि वो सांड होता है, सांड जो वगैरह, तो उसका टेस्टिस को नहीं कुचला गया है, तो वो देखेंगे भाई बड़ा एग्रेसिव रहता है, किसी को भी कुछ भी ये सांड, क्योंकि उसमें क्रस्टेशन की क्रिया नहीं की रही है, उसमें क्रस्टेशन की क्रिया नहीं की गई है, इसलिए वो जो होगा उसका जो स्वभाव होगा बड़ा ही एग्रेसिव दिखाई देता है। और जिसमें बैलों में अगर क्रस्टेशन की क्रिया की गई है, उसका टेस्टिस अगर कुचल दिया गया है तो वो शांत हो जाते हैं थोड़े, उसके कृषि कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें और लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए। वृषण का शरीर के अंदर ही रह जाना, मतलब टेस्टिस का, वृषण का शरीर के अंदर ही रह जाना क्रिप्टोक्रिज्म कहलाता है। क्रिप्टोक्रिडिज्म, क्रिप्टोक्रिडिज्म, क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाता है। क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाता है। लिखिए, आगे लिखते चलिएगा। शुक्राणु का निर्माण या फिर स्पर्म का निर्माण वृषण में स्थित, शुक्राणु का निर्माण वृषण में स्थित सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस नलिकाओं में होता है। सेमिनिफेरस नलिकाओं में होता है। स्पर्म का पोषण, स्पर्म का पोषण मतलब उसको पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। स्पर्म का पोषण सार्टोली सेल, सार्टोली सेल के द्वारा, सार्टोली सेल के द्वारा कराई जाती है। सार्टोली सेल, सार्टोली सेल, सार्टोली सेल के द्वारा। इसी सार्टोली सेल को नर्स सेल कहा जाता है। पूछा जाएगा आपके बॉडी में, मेल बॉडी में कौन से सेल को नर्स सेल कहा जाता है, तो सार्टोली सेल। पोषण कराना मतलब देखभाल काम कर रहा है भाई, शुक्राणु के देखभाल का काम कर रहा है। जैसे नर्स देखभाल काम करती है, वैसे ये शुक्राणु का देखभाल कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, इसीलिए इसको नर्स सेल कहा जाता है। नर्स सेल, नर्स सेल कहा जाता है। लिख लीजिए अगला, शुक्राणु का परिपक्वन, परिपक्वन का मतलब समझ पा रहे हैं, मैच्योर होना। शुक्राणु का परिपक्वन अधिवृषण, अधिवृषण में होता है। अधिवृषण में होता है। परिपक्वन के बाद परिपक्वन के बाद शुक्राणु कुछ समय तक अधिवृषण में संचित रहता है, स्टोर किए जाते हैं। परिपक्वन के बाद शुक्राणु कुछ समय तक
अधिवृषण में संचित किए जाते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। अधिवृषण से स्पर्म को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य, अधिवृषण से स्पर्म को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य शुक्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए शुक्राशय, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्त्रावित तरल पदार्थ वीर्य या सीमेन, वीर्य सीमेन, सीमेन कहलाता है, जिसमें शुक्राणु तैरते रहते हैं। जिसमें शुक्राणु तैरते रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो डायग्राम है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। वहाँ पर बस पूछा जाता है कि इसका जो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, कौन सी कोशिका जो होती है उसको न्यूट्रिशन देती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए इसी में आगे, सीमेन का पीएच मान 7.2 से 7.5 के बीच में होता है। 7.5 कैसा है, मतलब क्षारीय प्रकृति का है, तथा इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, तथा इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब फ्रक्टोज कौन से सेकेराइड है? गजब, मोनोसेकेराइड है भाई फ्रक्टोज। फलों में पाए जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, मोनोसेकेराइड। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो माताएं होती है, महिलाएं, उसमें कौन सा कैंसर कॉमन है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता है। वैसे ही जो पुरुष होते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है। प्रोस्टेट कैंसर का, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें कैंसर हो जाता है। जो वृषण होते हैं, ये जो टेस्टिस वगैरह होते हैं, ये टेस्टिस से यहाँ पर स्पर्म को जाने के लिए यहाँ पर वैक्सा लगा रहता है। वैक्सा बोलते हैं इसको, ठीक है। वैक्सा कहा जाता है, एक प्रकार का डक्ट होता है, एकदम पतली डक्ट होता है वैक्सा, ठीक है। इसी डक्ट के माध्यम से ये जाएगा, मूत्र मार्ग में जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग में जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो मेल होते हैं, मेल में उसमें मूत्र मार्ग की जो मूत्र मार्ग और जो स्पर्म निकलना है वो मार्ग भी सेम है। मूत्र यूरिन भी वहीं से निकलेगा, और जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो जिसमें स्पर्म रहेगा वो भी सेम मार्ग से निकलता है। दोनों का मार्ग एक है। और यूरिन कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है, किडनी से आ रहा है। और जो स्पर्म वाला हिस्सा है वो कहाँ से आ रहा है? टेस्टिस से आ रहा है। तो क्या होता है, जब सीमेन, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, यहीं पर एक ग्रंथि पाई जाएगी जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा, जब मूत्र यहाँ से निकले, यूरिन वाला निकलेगा, तो यूरिन वाले को निकलने देगा, यूरिन वाला रास्ता खोलेगा। जब यहाँ से सीमेन वगैरह निकलना हो, स्पर्म वगैरह निकलना हो, तो वहाँ यूरिन वाले रास्ते को बंद करेगा, यूरिन वाले रास्ते को बंद कर देता है, और यहाँ से सीमेन निकलता है। फिर समझ रहे हैं, दोनों मार्ग एक ही होता है। इसीलिए जो पुरुष होते हैं उसके मूत्र मार्ग की लंबाई भी बड़ी होती है। जो पुरुष होते हैं उसमें मूत्र मार्ग की लंबाई बड़ी करी जाती है।
जो फीमेल होंगे उसमें मूत्र मार्ग की लंबाई छोटी रहती है मेल से, क्योंकि मेल जो फीमेल होता है उसमें उसका जनन मार्ग अलग होगा और मूत्र मार्ग अलग होता है फीमेल में। लेकिन जो मेल होता है उसी से उसका सीमेन भी निकलेगा, वीर्य वगैरह निकलेगा, स्पर्म भी निकलेगा और उसी मार्ग से उसका मूत्र भी निकलना है। तो इसको दोनों को अल्टरनेट ऑप्शन में इसका काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसी मार्ग से उसको अगर मूत्र निकल रहा है तो वो ये जो सीमेन वाला हिस्सा है इसको बंद करके रखेगा। अगर यहाँ से सीमेन का इंजुकुलेशन करना है तो यहाँ पर मूत्र मार्ग को बंद करके रखता है। ये प्रोस्टेट कैंसर जो है पुरुषों में बहुत ही कॉमन कैंसर है आजकल। ठीक है, चीजें क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिस। टेस्टिस जोड़ी में पाया जाएगा और कहां पर रहता है? स्क्रॉटल सैक। थैले को क्या बोलते हैं? स्क्रॉटल सैक कहा जाता है। इसी टेस्टिस जो होगा उसके दो काम आपको दिखाई देंगे, एक तो स्पर्म निकालना और दूसरा काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला। यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला जाएगा मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार रहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं सेकेंडरी? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक, ओके। चलिए चीजें क्लियर है इसके बारे में। फिर चलिए टॉपिक डालिए मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्पर्म का निर्माण हो रहा था, स्पर्म का जो निर्माण होता है टेस्टिस में जो निर्माण हो रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है उसका निर्माण होना। एक तो टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर होता है उस पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहता है वहाँ पर जो ये सीमेन जो आपके जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ रहे हैं या फिर जो स्पर्म का निकलना हो रहा है, बनना हो रहा है, वो जल्दी चालू हो जाता है। 14-15 साल से पहले चालू हो जाएगा, 14-15 साल से पहले चालू हो जाता है स्पर्म का बनना या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकलना। समझ पा रहे हैं? मतलब जल्दी उसमें पुरुषत्व का गुण आ जाएगा। पहला निर्भरता है टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा निर्भरता है खाने के ऊपर। जो भोजन ले रहे हैं, जो भोजन लिया जाता है उसमें अगर भोजन में आपकी तेली पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, अगर ऑयली पदार्थ ज़्यादा खाते भोजन में लेते हैं तो ये जो सीमेन वगैरह है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जल्दी कम एज में ही बनना चालू हो जाता है, कम एज में ही बनना चालू हो जाएगा। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो आपके तापमान टेम्परेचर पर और दूसरा भोजन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला डालिए मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, अंडाशय। ओवरी अंडाशय है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी, अंडाशय। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, अंडाशय है। और जो अंडाशय, जैसे कि वहां पर आपके जो मेल होते थे वहां पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस था, टेस्टिस एक जोड़ी में पाया जाता है। वैसे ही जो फीमेल होते हैं उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी होता है, अंडाशय, ये भी जोड़ी में पाया जाता है। इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है, मतलब दो होगी, एक जोड़ी। ओवरी का काम क्या है? जैसे वहां पर आपके टेस्टिस का काम क्या था? स्पर्म का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। यहां पर ओवरी का काम है अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु ओवम का निर्माण करना और साथ साथ दो हार्मोन स्रावित करना।
वैसे बेसिकली 3 हार्मोन स्रावित की जाती है इनके द्वारा। 2 हार्मोन हमको इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 2 हार्मोन? जी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तीसरा जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिक्रीट की जाती है किनके द्वारा? ओवरी के द्वारा। ओवरी के द्वारा। जैसे कि मेल बॉडी में जो मेल था उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। उसी प्रकार जो फीमेल बॉडी होगी उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने के लिए जिम्मेदार रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आता है प्रोजेस्टेरॉन के कारण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने के लिए जिम्मेदार रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको दिखाई देंगे फीमेल में? हाँ, अच्छा, आवाज का पतला होना। ठीक, आवाज का पतला होना, ठीक। और मसल्स थोड़े कमजोर दिखाई देंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। मांसपेशियां थोड़ी, ठीक है। अभी ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इसके साथ जब एस्ट्रोजन की क्रिया होगी तभी मासिक धर्म आता है, एमसी साइकिल चालू होगा। अभी केवल प्रोजेस्टेरॉन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा इसमें स्तन का निर्माण होगा। स्तन का निर्माण होता है और क्या होगा? इसी समय जो लड़कियां होती है, लड़कियां देख में इसमें कब एज कब कितना है? एज जब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एज रहेगा 11 से 13 वर्ष। 11 से 13 वर्ष के बीच में ये निकलता है। इस समय 11 से 13 वर्ष के बीच में निकलेगा। इस समय जो लड़कियां होंगी, जो भी लड़की रहेंगे, वो आईना ज़्यादा देखना चालू कर देती है। ये एक कॉमन चीज़ है, कॉमन, ये एक नॉर्मल चीज़ होता है। लड़कियां जो होती है वो आईना देखना एकदम चालू कर देगी, एकदम ज़्यादा बार बार आईना देखना चालू कर देती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है? कभी ना कभी भविष्य में आप भी पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, कभी ना कभी। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल कंडीशन होता है। देखिए क्या होता है आजकल, जो होता है ना, जो आजकल हमारे जो एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है, जो भी चीज़ें हमको शिक्षा दी जाती है, वो कभी भी ये सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। कोई भी बात ही नहीं करेगा, ठीक है, कि बेटा ऐसा होता है, ये चीज़ें जब ये हार्मोन निकलेगा तो ये चीज़ें होती है, नॉर्मल कंडीशन है, इसके बारे में कोई बताएगा नहीं। अवेयरनेस बहुत ही कम, बहुत ही कम। स्कूलों में तो ये चैप्टर स्किप भी कर दिया जाता है। जो 9-10 वाले बच्चे रहेंगे वहाँ पर, इसको क्या पढ़ोगे, छोड़ो तुम लोग पढ़ लेना, ऐसा करके तो टीचर ही कुछ शर्मा रहा है उधर। जो नॉर्मली जो 11वीं 12वीं वाली कक्षाएं होती है उसमें पढ़ाया जाता है। शुरू बार कौन कब पढ़ेगा? 11वीं 12वीं। और 11वीं 12वीं आने से पहले उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी निकल चुका है, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकल चुका है फीमेल में। समझ पा रहे हैं? तो वो बंदा जो है उस समय, या बंदी जो है उस समय समझ नहीं पाता कि मेरे में कैसे होता। तो उस समय जो मम्मी पापा, आजकल मम्मी पापा भी ऐसे बात नहीं कर रहे, एजुकेशन वाले मतलब जो टीचर वगैरह वो भी तो बात नहीं कर रहे, मम्मी पापा भी बात नहीं करते। समझ पा रहे हैं? मम्मी पापा भी बात नहीं। तो अपन लोग जो एजुकेटेड है, जब कभी पेरेंट्स वगैरह बनेंगे तो चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है फीमेल में? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जब दोनों मिल जाएंगे एक साथ में, तो फीमेल बॉडी में एमसी साइकिल चालू होता है, मोनेस्ट्रल साइकिल चालू हो जाएगा, जिसको मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक धर्म कहा जाता है, मासिक धर्म। और पहली बार जो एमसी साइकिल मतलब पहली बार पीरियड का आना जो होता है वो कहलाता है, फर्स्ट टाइम जो पीरियड आएगी वो कहलाता है मोनार्की कहलाएगा, मोनार्की कहलाता है। पहली बार जो पीरियड आना कहलाता है वो कहलाता है मिनार्की लिखिए इसको, ठीक है, मोनार्की हो गया है, मिनार्की कहलाता है। कब आएगा? लगभग 11 से 13 वर्ष के बीच में, ठीक है, 11 से 13 वर्ष के बीच में पहला पीरियड आता है, इसको कहते हैं मिनार्की। कब तक चलेगा ये पीरियड वाला जो होता है वो? लगभग
45 साल, 45 से 47 साल तक चलता है, ठीक है, लगभग 45 साल तक लगभग। कई में एक्सेप्शन होता है भाई कि 50-52 तक चली जाती है, लेकिन 50 साल तक लगभग 45 साल तक चलेगी। जो लास्ट पीरियड रहेगा, जब पीरियड बंद होने वाला रहेगा, जो लास्ट पीरियड होता है, उस लास्ट पीरियड को, जैसे ही पीरियड बंद होता है उसको कहा जाता है मोनोपॉज। मोनोपॉज, मोनोपॉज कहा जाता है, मोनोपॉज, मोनोपॉज कहा जाएगा। और इसी बीच में जो ये 11 से 13 साल हुआ चालू हुआ था, और ये 45 से 46 साल, इसी बीच में ही जो कोई भी फीमेल है, वो मदर बन सकती है। जो भी कोई फीमेल रहेगी वो माता बन सकती है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता है प्रजनन काल। प्रजनन काल, प्रजनन काल, प्रजनन काल कहा जाएगा इसी टाइम पीरियड पे, जो 13 वर्ष के बाद से ये जो टाइम पीरियड है, जब तक पीरियड आ रहा है, उसी टाइम पीरियड पे कोई भी जो माताएं रहेंगी वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उनमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चे को जन्म दे सकती है। और यही दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कहलाएगा प्रजनन काल, प्रजनन काल, ठीक है। इस देखिए जो मोनोपॉज जो है, मोनोपॉज कब चालू हुआ था? जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से कौन मिला? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। जब ये मोनोपॉज की कंडीशन आती है तो समझ लीजिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना बंद हो गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन रहेगा वो नहीं निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही निकलना बंद हो जाएगा उसमें मोनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, समझ रहे हैं। अगर पूछा जाए नरों का, जो नर होते हैं, जो मेल बॉडी होती है, उसका प्रजनन काल कितना वर्ष माना जाए? जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो प्रजनन काल होता है वो 12 से 13 साल में चालू होता है, ठीक है, 13 साल करीब, और कब से चलेगा? 45-46 साल तक। ये बीच जो प्रजनन काल कहलाता है फीमेल के लिए, और जो मेल होगा उसके लिए प्रजनन काल। देखिए मेल में चालू हुआ था स्पर्म का बनना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकलना लगभग 14 से 15 साल में चालू हुआ था। उसके बाद से उसके मरने तक जो जीवन काल जहां तक चलेगा तब तक उसके बॉडी में स्पर्म का निर्माण होता रहता है। तो जो मेल होता है उसका प्रजनन काल उसके जीवन के साथ, उसका जब तक जीवन रहेगा तब तक उसका प्रजनन काल रहता है, मेल बॉडी। ऐसा क्यों किया गया है? जो मेल बॉडी है उसमें प्रजनन काल पूरा उसके जीवन तक, और फीमेल बॉडी में 45-46 साल तक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया गया होगा नेचर के द्वारा? देखिए जो बच्चे का पूर्ण रूप से जो पालन पोषण करना होता है, बच्चे को गर्भाशय में रखना, ये सभी चीजें किसके द्वारा की जाती है? माता के द्वारा की जाती है, माता के द्वारा। माता का शरीर लगभग 50 साल के बाद, 45 साल के बाद कमजोर होना चालू हो जाता है, कमजोर होना चालू हो जाता है। अगर उसने बच्चे वगैरह को जन्म दे लिया होगा तो उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बहुत रक्त की कमी हो जाती है। जैसे कि अगर जो फीमेल होगा वो बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे का पूरा परवरिश, जो प्लेसेंटा होता है ना, जो गर्भनाल होता है, उसी प्लेसेंटा के थ्रू उसको सारा न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो इसीलिए तो माताओं के बॉडी में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है, पुरुषों के मुकाबले जो ब्लड होता है आधा लीटर कम होता है, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया जाता है, वो ब्लड के द्वारा ही पालन पोषण किया जाता है। तो अगर जो माता है उनमें 45 साल 46 साल के बाद उसकी बॉडी जब कमजोर होनी चालू हो जाती है, नेचर ने इसीलिए उनमें मोनोपॉज करवा देता है। तो अगर उसका बॉडी कमजोर हो गया, अगर वो उसमें बच्चे को अपने गर्भाशय में रख रही है, तो माता के लिए भी वो जान की खतरा हो सकता है, और साथ साथ जो आने वाला शिशु है वो भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, उसमें कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी रहेगी, असामान्यता रहेगी। हो सकता है कोई ना कोई स्ट्रक्चर उसके बॉडी में कम हो जाए, समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो जो मदर है, जो मदर जो अपने गर्भाशय में बच्चा रख रही है, वो ऑलरेडी कमजोर है, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। अब जब बच्चा उसके गर्भ में पलेगा तो बच्चे को तो उसमें न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, गर्भनाल के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू उनको न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बॉडी जो होगा ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आगे चल के ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाती। या तो ये बच्चे के लिए भी या तो बच्चा उसके गर्भ में ही मर जाएगा, ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो, या फिर मदर की मृत्यु हो सकती है, समझ रहे हैं? इसलिए प्रकृति ने ऐसा किया, प्रकृति के द्वारा ऐसा किया गया है कि जो 45-46 साल जैसे ही होता है
देखिए कई कंडीशन में जो देखिए सामान्यतः 45 से 47 साल के बीच में मोनोपॉज आता है। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं जिसमें 50 साल 52 साल में बच्चे होते हैं कई लोगों के, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है इसके बारे में, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते इसी में। अब ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है जब बेबी का जन्म होने वाला रहता है, जो बच्चा है वो जन्म लेने वाला रहता है, उसी समय जो रिलैक्सिन हार्मोन रहेगा वो आप जो मादा है उनमें जो सर्वाइकल होती है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। हाँ? अरे गूगल से क्या करना है। देखिए ये जो आपको ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों साइड के स्ट्रक्चर, ये दोनों साइज के स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है ओवरी। ओवरी, ओवरी कहा जाता है। ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी अंडाशय कहा जाएगा। ये लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट साइड है इसीलिए इसको लेफ्ट ओवरी कहा जाएगा, और ये राइट साइड है इसीलिए इसको राइट ओवरी कहा जाता है। फिर इसके बाद ये जो आपको पूरी नलिका दिखाई दे रही है, ये नलिका स्वरूप दिखाई दे रही है, कुछ डक्ट के समान दिखाई दे रही है। ये नलिका जो है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, एप्टी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन नलिका कहलाती है। उसके बाद ये यहाँ पर होता है उसका गर्भाशय, इसी के नीचे गर्भाशय होता है, यूटेरस, गर्भाशय, गर्भाशय होती है। फिर गर्भाशय के नीचे होती है सर्विक्स, सर्विक्स ग्रीवा नाम दिया जाता है, सर्विक्स, सर्विक्स। इसी सर्विक के बाद में ये जो होगा दो पार्ट में विभाजित हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो जनन अंग कहलाता है, और एक पार्ट जो रहेगा जहां से यूरिन निकलता है, एक पार्ट जो रहता है ये जनन अंग कहलाएगा मादा का, और एक पार्ट मतलब वजाइना वाला पार्ट चालू हो जाता है, ठीक है। ये अगर पूछा जाए जो मादा है उसका जो प्रमुख जनन अंग है, प्रमुख जनन अंग कौन कौन सा है, जनन अंग के पार्ट कौन कौन से है, प्रमुख जनन अंग के पार्ट कौन कौन से है, तो उसके तीन पार्ट बेसिकली माने जाते हैं। एक तो आपके ओवरी अंडाशय, दूसरा आपका फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा रहेगा गर्भाशय यूटेरस। ये तीनों पार्ट जो होंगे प्रमुख जनन अंग में गिने जाएंगे। प्रमुख जनन अंग है तीन, ओवरी, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब जो गर्भाशय रहेगा उसके नीचे वाला जो भाग होता है सर्विक्स। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जब बच्चा जन्म लेने वाला रहता है, उसी समय जो रिलैक्सिन हार्मोन निकलकर इस सर्विक्स वाला, ये जो सर्विक्स वाला जो पार्ट है, इसके जो विड्थ होती है चौड़ाई उसको बढ़ा देता है, उसके विड्थ को चौड़ाई को बढ़ा देगा ताकि बस बच्चा जो है आसानी से बाहर आ सके, समझ रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, जैसे नॉर्मली अगर कोई प्राइवेट वगैरह डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर वगैरह हो गए, तो कई लोग होते हैं ना कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है कई लोग। तो क्या करते हैं वो लोग, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, आपको नहीं पता होता, वो लोग रिलैक्सिन हार्मोन को कम करने वाले इंजेक्शन दे देते हैं। ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है जो रिलैक्सिन हार्मोन का कम सिक्रीशन करता है। अब कम सिक्रीशन कर रहा है मतलब ये सर्विक्स वाला पार्ट ठीक से बढ़ेगा नहीं, मतलब बच्चे को बाहर आने में तकलीफ होगी, इसलिए वो लोग ऑपरेशन करने के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करना हो, किसी मादा को, किसी मम्मी को नॉर्मल डिलीवरी करना होता है, तो उसके लिए उसको
खाना देखिए, खाना कहा जाता है तुम्हारे शरीर में दो बच्चे, मतलब एक तुम हो गया और तुम्हारे शरीर में बच्चा पल रहा है, मतलब तुम दो जीवों के लिए खाना खाओ ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं। जितना नॉर्मल खाना खाया जाता है उतना नॉर्मल खाना खाइए। फ्रूट वगैरह, सॉलिड वगैरह जो चीज़ें होती है, जो कच्चा चीज़ें होती है, कच्ची चीज़ें जो होती है, फ्रूट सैलेड वगैरह, वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। और साथ साथ एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज जो वगैरह जो जब माता गर्भवती रहती है तो उस समय जो एक्सरसाइज की जा रही है उनके द्वारा, वो जो एक्सरसाइज के द्वारा उनके बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है ज़्यादा मात्रा में। अगर एक्सरसाइज कर रही है माता तो रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा। ऐसे में क्या होगा, डिलीवरी नॉर्मल होती है। अगर ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जा रही है तो उसमें क्या होता है, बाद में उसमें थायराइड की बीमारी होना कॉमन हो जाता है, उसका जो बॉडी होता है फूलना चालू हो जाता है। अगर बार बार ऑपरेशन, नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं वो 2 से 3 बार ऑपरेशन का बात करते हैं, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑपरेशन होता है, चौथा ऑपरेशन नहीं किया जाता। अगर चौथा ऑपरेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर उसके स्टमक हो गया या फिर यूटेरस में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, इसलिए नॉर्मली 3 ऑपरेशन के बाद में वो बंद कराया जाता है कि नहीं ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर देखिए आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो भी घरों में जो भी चीज़ें रहे, ठीक है। तो जब अभी आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल खाना खाए, एक्सरसाइज करें, साथ में अगर घर में कोई भी दीदी वगैरह हो इसको ये सब चीज़ें बता सकते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जितना सिक्रीशन होगा, इस सर्वाइकल जो होंगे सर्विक्स का वेट थोड़ा बढ़ेगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हो रही है, तो उसमें थायराइड की बीमारी कॉमन हो जाती है और उसका जो शरीर होता है फूलने लगता है, मोटापा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी पर। कल नहीं भाई, करके जाते हैं। चलो भाई।